Welcome to Curiously, and you are listening to Gaurav Nayak. I'm exploring my curiosity, and here I share whatever I'm learning along this journey. In this podcast, I talk about money, personal growth, business, technology, things that I learn from podcasts, blogs, articles, books that I read, and a lot more things. So, subscribe to this show here right now, and let's jump into this episode. In today's episode, I will talk everything about cryptocurrencies because there are so many people who don't know what is cryptocurrency, what is Bitcoin, how it works, and why cryptocurrency is important for us. I will cover everything from basics, so keep listening till the end. बहुत छोटी छोटी चीज़ मैंने डिटेल में एक्सप्लेन की है, तो ये मत बोलना कि क्या ये बच्चों वाली चीज़ एक्सप्लेन कर रहा है, ये तो मुझे पता है पहले से। तो मेरे दोस्त देखो, बहुत लोगों को नहीं पता है, तो उनके लिए जानना इंपॉर्टेंट है। बिफोर स्टार्टिंग लेट मी क्लैरिफाई दैट सो मैनी पीपल गेट कंफ्यूज्ड अबाउट बिटकॉइन है तो क्रिप्टो क्या है, क्रिप्टो है तो बिटकॉइन क्या है। बेसिकली दे गेट कंफ्यूज्ड इन दीज टू थिंग्स। सो इन शॉर्ट, जैसे फिजिकल पेपर करेंसी होती है नोट वाली, वैसे ही क्रिप्टो करेंसी है लेकिन डिजिटल है। फिजिकल करेंसी में जैसे बहुत सारे करेंसीज है, इंडियन रुपीस है, यूएस डॉलर है, ऑस्ट्रेलियन डॉलर है, और भी कई सारे हैं। वैसे ही क्रिप्टो करेंसी में भी बहुत सारी करेंसी है, जैसे बिटकॉइन है, इथेरियम है, सोलाना है, लाइट कॉइन है, और भी बहुत सारी कॉइन्स है। सो आई होप अब ये चीज़ थोड़ी सी क्लियर हो गई होगी। सो बिफोर अंडरस्टैंडिंग क्रिप्टो करेंसी यू हैव टू अंडरस्टैंड कि व्हाट इज मनी एंड अ लिटिल बिट अबाउट द हिस्ट्री ऑफ मनी। इन सिंपल टर्म्स, मनी इज इक्वल टू वैल्यू। वी यूज मनी टू एक्सचेंज और ट्रांसफर वैल्यूज। एक 100 रुपए का नोट इसलिए 100 रुपए का नोट है क्योंकि हम सब एग्री करते हैं कि हाँ, ये कागज पे 100 रुपए जितनी वैल्यू प्रिंटेड है। और एग्री इसलिए करते हैं क्योंकि हम गवर्नमेंट को ट्रस्ट करते हैं। इसको थोड़ा और डिटेल में समझते हैं। एंशियंट पीरियड में जब करेंसी नहीं थी, मतलब पैसा था ही नहीं, तो उनके पास कोई ऐसी चीज़ नहीं थी जिसके थ्रू वो वैल्यू को ट्रांसफ़र कर सके। उस टाइम पे लोग वैल्यू को एक्सचेंज करने के लिए सामान एक्सचेंज करते थे। जैसे मेरे पास गाय है जो दूध देती है, और किसी के पास मुर्गी है जो अंडे देती है। अब उस इंसान को दूध चाहिए तो वो आके क्या बोलता है, देख मैं तेरे को एक अंडा दूंगा, तू मेरे को उसके बदले एक गिलास दूध दे दे। मैंने बोला ठीक है, ले ले, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन क्या हो अगर वही आकर मेरे को बोले कि एक काम कर, मेरे को आधा ग्लास दूध चाहिए। तो अब आधे ग्लास दूध के बदले मैं उससे आधा अंडा तो ले नहीं सकता। अब ये मत बोलना कि अंडे को अगर बॉयल कर दोगे फिर तो आधा ले सकते हो। इस सिस्टम में और भी बहुत सारी प्रॉब्लम थी। जैसे अगर किसी को कहीं जाना है तो क्या वो हर जगह चावल, अंडे, दूध यही सब लेकर घूमता रहेगा क्या? या फिर मान लो कि मेरे पास कोई ऐसी चीज़ है जो किसी को चाहिए। मान लो मेरे पास अंडे हैं, जो कोई लेने आता है और बोलता है भाई तू मुझे अंडे दे दे, बदले में दाल ले ले। लेकिन मेरे पास ऑलरेडी बहुत दाल है, अभी और दाल नहीं चाहिए। ऊपर से और एक प्रॉब्लम है कि 1 किलो चावल के बदले आधा किलो दाल, दाल आधा किलो है तो 1 लीटर दूध, 1 लीटर दूध है तो एक अंडा, मतलब इतना कन्फ्यूज़न है। फिर हम लोग थोड़ा स्मार्ट बने, मतलब बने नहीं, हम लोगों को लगा कि हम लोग स्मार्ट बन गए। तो हम लोगों ने ट्रांजैक्शन के लिए मेटल्स का यूज़ करना शुरू कर दिया, जैसे कॉपर हो गया, निकल हो गया, ये सब चीज़ें। तो उसमें भी प्रॉब्लम है। जैसे मान लो कि मेरे को 2 अंडे चाहिए, लेकिन निकल का बना हुआ जो सबसे छोटा कॉइन है, उसमें जितनी वैल्यू है उसमें 10 अंडे मिलेंगे, लेकिन मेरे को चाहिए 2 अंडे। अब उस टाइम पर ऐसा भी नहीं था कि मान लो 20 रुपए दिए, 10 रुपए का सामान हुआ और उसने 10 रुपए वापस कर दिए मुझे, क्योंकि वही निकल का जो सबसे छोटा कॉइन है, वही तो सबसे छोटा कॉइन है ना, उससे कम का कुछ होगा तभी तो वो मुझे वापस करेगा। तब आया गोल्ड। गोल्ड जो था, इसके बहुत छोटे छोटे और पतले पतले कॉइन्स बन सकते थे क्योंकि ये बहुत ज़्यादा डिविजिबल था। लेकिन वो भी एक हद तक, लेकिन फिर भी वो चावल, अंडे ये सब कैरी करने से 100 टाइम्स बेटर है। फिर जब गोल्ड की वैल्यू ज़्यादा हो गई तो लोग बिना गोल्ड के कुछ एक्सचेंज नहीं करते थे, और सबके पास गोल्ड नहीं होता था। जब हर कोई एग्री करता था कि ट्रांजैक्शन के लिए सिर्फ गोल्ड ही वैलिड है, तो जिसके पास गोल्ड नहीं था वो क्या करे? तब लोगों को एक करेंसी की ज़रूरत फील हुई जो सबके पास हो, वैलिड हो, और उससे हर चीज़ की वैल्यू डिटरमिन हो सके। ऐसा ना हो कि चावल के बदले दाल, दाल के बदले दूध, ये ना हो। कुछ ऐसा हो जिससे हर चीज़ की वैल्यू डिटरमिन हो सके। उस टाइम पेपर करेंसी यूज़ में आई, जिसे एक सेंट्रल अथॉरिटी या फिर गवर्नमेंट ने बनाया। जैसे अभी सारे कंट्री के अलग अलग करेंसीज हैं, उसका फुल कंट्रोल उस कंट्री की गवर्नमेंट के पास होता है। उन्होंने पेपर पे वैल्यू को प्रिंट किया और उस पे लिखा कि आई प्रॉमिस यू कि इस पे जितना अमाउंट लिखा है इसमें उतना ही वैल्यू है, और इस देश में सबको ये मानना पड़ेगा। एंड वी ट्रस्ट द गवर्नमेंट, सो हम उस करेंसी को बिना किसी डाउट के यूज़ करते हैं। अभी हम अपने पैसे बैंक में रखते हैं, और हम आजकल ट्रांजैक्शन के लिए जो भी डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, यूपीआई, नेट बैंकिंग वगैरह यूज़ करते हैं, उसका सारा हिसाब बैंक के पास होता है। तो जब भी आप कोई भी ट्रांजैक्शन करते हैं, बैंक को पता चल जाता है।
आपने किस डेट को कितने बजे कितने रुपए किसको दिए कहाँ दिए, सब बैंक को पता होता है। और कोई प्राइवेसी नहीं रहती क्योंकि गवर्नमेंट को सारी इन्फॉर्मेशन चाहिए कि उनकी करेंसी कहाँ और कैसे यूज हो रही है। मतलब पैसा तो आपका है पर वो करेंसी गवर्नमेंट के अंडर है जिस पे उनका फुल कंट्रोल है। गवर्नमेंट जब चाहे और पैसे प्रिंट कर सकती है जिससे आपके पास जो पैसे हैं उसकी वैल्यू कम हो जाएगी। मान लो कि पूरे इंडिया में 1,000 रुपए सर्कुलेशन में है, जिसमें से आपके पास अकेले 100 रुपए हैं। मतलब कि बाकी के 900 रुपए पूरे देश के लोगों में बटे हुए हैं। फिर तो आप बड़े अमीर हुए। पर गवर्नमेंट क्या करती है कि और 9,000 रुपए प्रिंट कर देती है, जिससे मार्केट में और पैसा आ जाता है। तो आपके पास तो अभी भी 100 रुपए हैं, पर मार्केट में 1,000 थे और उस पे 9,000 और आ गए, तो वो मिलके हो गए 10,000। अब आपके पास सिर्फ उसका 1% है, जबकि पहले जब 1,000 रुपए थे तो आपके पास उसका 10% था। गवर्नमेंट के पास और पैसा प्रिंट करने का पूरा कंट्रोल है, पर वो ऐसा नहीं करती क्योंकि जब पैसे ज़्यादा होंगे तो नेचुरली जो पैसा ऑलरेडी मार्केट में है उसकी वैल्यू गिर जाएगी और चीज़ें महंगी हो जाएगी। सो टू सॉल्व ऑल दीज प्रॉब्लम्स हमें कुछ ऐसा चाहिए था जो कि लिमिटेड हो, ऐसा नहीं कि जितना मर्जी उतना प्रिंट कर दिया, और डिसेंट्रलाइज्ड हो, किसी सेंट्रल अथॉरिटी के पास पूरा कंट्रोल ना हो जिसके एक स्टेप से पूरा बैलेंस बिगड़ जाए, और ये स्टेबल हो कि अथॉरिटी को कुछ भी हो, हमारा हिस्सा हमारे पास सेफ रहना चाहिए। ऑन 31 अक्टूबर 2008 को सातोशी नाकामोटो ने बिटकॉइन को इंट्रोड्यूस किया, जो कि एक डिसेंट्रलाइज्ड डिजिटल करेंसी है जो कि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पर बेस्ड है। अगर ब्लॉकचेन नहीं पता है तो इससे पहले वाला एपिसोड देखना, उसमें मैंने ब्लॉकचेन के बारे में सब बताया है। अब ये मत पूछना कि सातोशी नाकामोटो कौन है, किसी को नहीं पता ये कौन है। तो बिटकॉइन के डिसेंट्रलाइज्ड होने से इसको कोई कंट्रोल नहीं कर सकता। कोई ऐसा सेंट्रल अथॉरिटी नहीं है जो इसको नॉर्मल करेंसी की तरह कम ज़्यादा कर देगा या बोलेगा कि ये नोट नहीं चलेगा, ये वैलिड नहीं है, वो वैलिड नहीं है, ये असली है वो नकली है। देयर आर 21 मिलियन बिटकॉइंस इन द होल वर्ल्ड, दैट्स इट। तो आज आपने अगर 10 बिटकॉइन खरीदे तो उस 21 मिलियन के हिसाब से 10 बिटकॉइन का जो भी परसेंटेज है वो हमेशा उतना ही रहेगा। भले ही एक सिंगल बिटकॉइन का प्राइस ऊपर नीचे हो जाए, पर आपका हिस्सा कोई कभी बदल नहीं सकता। और ज़रूरी नहीं है कि 21 मिलियन बिटकॉइन है तो आपको मिनिमम एक बिटकॉइन लेना ही पड़ेगा। ये फ्रैक्शन में डिविजिबल है, विच मीन्स आप एक बिटकॉइन का 0.00000536 हिस्सा भी खरीद सकते हैं। क्रिप्टो करेंसी इसलिए भी इंपॉर्टेंट लगती है कि अगर आपको एक कंट्री से दूसरे कंट्री में पैसे ट्रांसफर करने हैं, तो आज के टाइम पे जो ऑप्शंस हैं, बैंक से स्विफ्ट कोड लेने जाओ या फिर रेजर पे वगैरह से भी ट्रांसफर करते हैं, तो पैसे बैंक अकाउंट में पहुंचने में 5-6 वर्किंग डेज लगते हैं। पर लॉजिकली एक्चुअल पैसा कहीं मूव नहीं हो रहा है, बस इंफॉर्मेशन जा रही है। जैसे किसी और कंट्री में बैठे हुए किसी इंसान को मैसेज करते हैं तो 1 सेकंड में चला जाता है, पर पैसे भेजने हो तो सीधे 5-6 दिन लग जाते हैं। पर क्रिप्टो करेंसी ट्रांसफर होने के 5-10 मिनट बाद ही सामने वाले के पास पहुंच जाता है, चाहे वो दुनिया में कहीं भी हो। और ये ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पर बेस्ड है, तो किस डेट को ट्रांजैक्शन हुआ, कितना अमाउंट भेजा, ये तो सबको पता होगा, पर भेजने वाला कौन है और लेने वाला कौन है, किसी को पता नहीं चलेगा। और ऐसा नहीं है कि जैसे मैंने किसी को 10 बिटकॉइन ट्रांसफर किए तो कोई आके बोलेगा कि मैं इसको बदल के 5 कर देगा। ये पॉसिबल नहीं है। क्रिप्टो करेंसी ये नहीं बोलती कि फिजिकल करेंसी को हटा दो, ये बस एक ऑप्शन जनरेट करती है कि ये फिजिकल से ज़्यादा सिक्योर है। यहाँ असली नकली नोट का भी कोई टेंशन नहीं है, डिमोनेटाइजेशन का डर नहीं है। आपका हिस्सा उन 21 मिलियन में हमेशा उतना ही रहेगा जितना आज है, और ट्रांसफ़र भी इजीली हो जाता है। हाँ, एक चीज़ और, कि बिटकॉइन आता कहाँ से है। तो बिटकॉइन की माइनिंग होती है, जैसे गोल्ड निकालने के लिए गोल्ड माइनिंग की जाती है, वैसे ही बिटकॉइन निकालने के लिए बिटकॉइन माइनिंग की जाती है। जैसे गोल्ड भी तो दुनिया में अनलिमिटेड नहीं है, पर उसकी माइनिंग करके निकालना पड़ता है, तभी उसकी वैल्यू दिन पर दिन बढ़ती जाती है, क्योंकि एक टाइम पे वो ख़त्म हो जाएगा और बाद में जिसके पास गोल्ड होगा वो उसे बेच के ज़्यादा प्रॉफिट कमा सकेगा। बिटकॉइन भी दुनिया में तो 21 मिलियन है, पर इसको माइनर्स पावरफुल कंप्यूटर्स यूज करके कॉम्प्लिकेटेड मैथ्स पजल सॉल्व करते हैं और एक दूसरे से compete करते हैं, और जो भी पहले वो पजल सॉल्व करता है उससे रिवॉर्ड में बिटकॉइन मिलता है। और ये माइनर्स कोई गवर्नमेंट एजेंसी कंपनी वगैरह के आदमी नहीं होते। जिसके पास भी एक पावरफुल कंप्यूटर है, मेरे और आपके जैसे नॉर्मल लोग भी माइनिंग कर सकते हैं। पर अगर आपको माइनिंग नहीं आती तो आप क्रिप्टो वाले ऐप्स पर डायरेक्ट क्रिप्टो में इन्वेस्ट कर सकते हैं। पिछले साल दिसंबर में एक बिटकॉइन का प्राइस अराउंड 20 लाख था। इस साल बिटकॉइन का हाईएस्ट प्राइस 53 लाख टच किया। बहुत सारी कंपनीज इंक्लूडिंग टेस्ला अब बिटकॉइन में पेमेंट्स एक्सेप्ट करने लगी है। मतलब बहुत सारे लोग एग्री करते हैं कि बिटकॉइन वैल्यूएबल है, और अगर बहुत सारे लोग मानते हैं कि कोई चीज़ वैल्यूएबल है तो ऑटोमेटिकली उसमें वैल्यू आ जाएगी। और जितने ज़्यादा लोग इसमें इन्वेस्ट करेंगे इसका प्राइस उतना ही ऊपर जाएगा।
माइनर्स माइनिंग करके बिटकॉइन होल्ड करते हैं। होल्ड मतलब होल्ड, और जो बिटकॉइन होल्ड करते हैं उन्हें होल्डर्स बोलते हैं। ये कुछ नहीं, बस होल्डर्स की गलत स्पेलिंग है। तो वो बिटकॉइन होल्ड करते हैं ताकि फ्यूचर में जब वो इसे किसी को बेचे तो उन्हें ज़्यादा प्रॉफिट हो। तो यही था आज का एपिसोड। अगर कुछ नया सीखने को मिला तो प्लीज़ लाइक कीजिए एपिसोड को। कमेंट में बताइए कि सबसे इंटरेस्टिंग कौन सा पार्ट लगा। या सो सब्सक्राइब टू दिस चैनल। एंड अगर इस बारे में कोई भी डिस्कस कुछ करना चाहता है तो प्लीज़ मेरे सोशल मीडिया लिंक्स डिस्क्रिप्शन में है, आप डीएम कर सकते हो। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। साइनिंग ऑफ।